नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका 25 तारीख को एग्जाम होना है उसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है 40 पूर्णांक और 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। आपका सब्जेक्ट गणित है, ठीक है, और ये क्लास 10 का होगा। ये ऑफिशियल एक तरह से मॉडल पेपर है, समझ लीजिए। तो आपका एग्जाम में जो आने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएगा, या ये एक ऑफिशियल क्वेश्चन है और प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आपको बाकी निर्देश आप पढ़ लिए होंगे पहले ही अच्छे से। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है क्वेश्चन में सीधे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी टाइप से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। और बाकी जो मॉडल पेपर सेट ऑब्जेक्टिव वाला हम डाले हैं वीडियो, उसको आप देख लीजिए अच्छे से। आपका एग्जाम में उससे बहुत हेल्प होगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या लिखा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल क्या होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको करने के लिए चलिए फैक्टर करते हैं। तो 2 से ये कितना बार में जाएगा, 70 बार में। उसके बाद फिर हम लोग कितना से लगाएंगे, इसको भागा 2 से, तो ये आएगा 35 बार में। उसके बाद आएगा ये 3 से नहीं आएगा, ये किससे आएगा, 5 से। तो 5 से जाएगा 7 बार में। यानी आया क्या, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी एक नंबर जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड, उसका हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 2 5 7, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या लिखा हुआ ना कि दो संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया है। ए बी की जगह में कोई नंबर भी हो सकता है, 2 4 6, ठीक है, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक बोला है, ए और बी है। और यहाँ बोला है अगर ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम को गुना किया जाए तो क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का गुणफल एचसीएफ और एलसीएफ के बराबर होता है। यानी एचसीएफ और एलसीएम जो आया है ए और बी का, इनको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए गुना बी आ जाएगा। यानी दोनों संख्या क्या है यहाँ पर, ए और बी है, ठीक है। तो ये ए और गुना बी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। इसमें बोला है 45 और 160 का एचसीएफ क्या है। तो 45 और 160 का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग 45 का जब गुणनखंड करेंगे तो 45 का गुणनखंड क्या आएगा, तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 3 गुना 5, ठीक है। अब हम लोग 160 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुना कितना हो गया, 2 किए 80 आया, 2 किए 40 आया, फिर जाके 2 करिएगा 20 आएगा। उसके बाद फिर 2 करिएगा तो 10 आएगा, फिर 2 गुना 5। यानी हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा, कॉमन हम लोग को दिख रहा 5, ठीक है। इसको सारे को गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 5 गुने 10 20 40 80 160, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 5, ठीक है। इस तरह आपको फैक्टर कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप जो पढ़े होंगे यूक्लिड वाला, ठीक है, तो यूक्लिड का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, क्या होता था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पर आर क्या होता था, बी से हमेशा छोटा होता था। तो ये कंडीशन आपको ढूंढना है, किसमें है ये कंडीशन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यंक का गुणनफल कितना दिया, 8, तो उनके शून्यंक क्या है, ठीक है। शून्यंक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और हम लोग को बहुपद बहुत अच्छे से पता है कि बहुपद का फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यानी शून्यंकों का योगफल एक्स, और यहाँ आता है शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में आपको 9 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह में आपको ए दिया है, कितना दिया, ए। और यहाँ बोला है कि गुणनफल कितना है, 8, यानी ए की जगह में हम लोग का कितना आएगा, 8। तो सही हम लोग का जो समीकरण, जो बहुपद बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। अब इसमें शून्यंक अगर निकालना हो तो इसका सिंपल सा तरीका है, जो लास्ट में आपको 8 दिख रहा है, तो इस 8 को आप ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करिए कि गुना करने पर 8 आ जाए या जोड़ने पर 9 आ जाए, क्योंकि यहाँ कितना है, 9 है। तो अगर ये माइनस होगा ना, तो हम लोग अभी बताएंगे माइनस है तो क्या किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो नंबर हो जाएगा 1,8, क्योंकि 1 को 8 से गुना करने पर 8 आएगा, और 1 और 8 को अगर हम लोग यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करके सोचना है, प्लस करने पर 9 आएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो शून्यंक होगा वो 1 और 8 होगा, ठीक। तो अब माइनस होगा किस, दोनों प्लस होगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ साइन किसका। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों प्लस में आएगा, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप ऐसे सिंपल बना सकते हैं, या जैसे हम बताएं, या एक और तरीका है इसको फैक्टर करने का, देखिए क्या है उसको भी समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस
9x है, a का जगह में हम लोग को तो 8 बैठाना है ना, तो हम लोग जानते हैं इसका जो फैक्टर करेंगे तो गुना करने पर 8 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 9, ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1x और माइनस 8x, ठीक है, प्लस क्या हो गया 8। अब यहाँ देखिए माइनस 1x और माइनस 8x, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस क्या आएगा 9x और 8 को 1 से गुना करके 8 आएगा। अब इसमें से जो हम लोग x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1 और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1, ठीक है, इस तरह आया। तो अब यहाँ से हम लोग को x माइनस 1 कॉमन आ गया तो बचा क्या x माइनस 8। अब दोनों को बराबर का 0 करेंगे तो माइनस बराबर का उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा और 8 भी बराबर का उधर जाएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर इस तरह भी आ सकता है, या पहले वाले जो नियम था वो सबसे आसान था, सिंपल आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखेंगे। 6 में दिया यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका बहुपद है इसमें अगर बहुपद में देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा -2, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ माइनस में होता था, यहाँ प्लस है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग का कितना आ जाएगा तो वो आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया हम लोग का बहुपद से। आपको लाना क्या है, हम लोग को लाना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। और जब इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा में क्रॉस होके, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, यानी -2 बटा 1 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं -2। अब -2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, देखिए पूरा अच्छा से आपको समझ में शायद आया होगा, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपसे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा ना पूछ के वो अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछ लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है। इसमें आपको करना क्या है, जो आकृति आप देख रहे हैं ना ये आकृति, इसमें आपको एक्स अक्ष वाला को ग्राफ कितना बार काटा है, तो आप देखेंगे एक्स अक्ष वाला को 1 यहाँ 2 3 4, यानी एक्स अक्ष वाला को कितने पॉइंट पे काटा है 4 पॉइंट पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि समीकरण युग्म यहाँ 1 है, यहाँ 2 समीकरण है, तो बोलता है इसमें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, यानी जब तीनों बराबर होगा तो तीनों बराबर होगा तो इसका 3 केस होगा। पहला अनेक हल होगा, दूसरा ये संगत होगा और तीसरा क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी, संपाती होंगी। तो आपसे पूछा क्या है, अनेक हल होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा जब तीनों बराबर होगा, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में लिखा हुआ है यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान बताइए। अब बताइए समांतर कब होता है, समांतर रेखाएं जब कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के। इसका मतलब a1 का जगह में काम कितना करेगा यहाँ पर 3, ठीक, बटा, और a2 के जगह में कितना काम करेगा यहाँ पर 2, है ना, बराबर होगा b1 बटा b2 के। तो b1 का काम करेगा 2 के और b2 का जगह में हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो k का मान देखिए क्या आएगा। हम लोग 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 15, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो k के पास 4 जाएगा, 4 को बटा में करेंगे तो 15 बटा 4 आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 15 बटा 4 है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में कितना है 15 बटा 4, तो हम लोग ये सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। k के किस मान के लिए रेखा 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत है, ठीक है। देखिए यहाँ असंगत है, असंगत केवल एक केस में होता है, और वो कौन सा केस है जिसमें असंगत होगा, तो हम लोग को अच्छे से पता है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे और आपको k का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मान निकालते, देखिए तो यहाँ a1 का काम क्या करेगा 8, तो हम लोग को लिखना है सबसे पहले कितना 8, ठीक है, और a2 का काम करेगा यहाँ पर ही k, तो लिखना है k बराबर b1 का काम करेगा यहाँ 5, तो लिखना है आपको 5 बटा, और b2 का काम करेगा यहाँ पर 10, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपको k का मान निकालना हो तो हम लोग 2 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10 का हल क्या होगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको इक्वेशन जैसा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है सॉल्व करने के लिए कि ये जो 5x + 3y = 4 है, इसमें x का पहले कितना दिया हुआ है 5 और दूसरा समीकरण में x के पहले 3। तो जो पहला समीकरण हम लोग का ये वाला है, हम इस पूरा को 2 से कर देंगे गुना। कितना से? 2 से कर देंगे गुना, क्योंकि y वाला को हम बराबर करना चाहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे 3 से गुना। कितना से गुना कर देंगे? 3 से, ठीक है। तो इसमें y क्या हो जाएगा बराबर, तो 2 से गुना होगा तो आएगा 5 दूनी 10x और प्लस में 6y बराबर में 8। और उसके बाद दूसरा वाला समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9x माइनस में 6y और बराबर में कितना आ जाएगा 30। 10 दिया 30। अब इसमें जब हम लोग को सॉल्व करेंगे तो 6y के पहले प्लस है, 6y के पहले माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 10 और 9 19x, ठीक है। और इधर कितना बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 30 और 8, 30 और 8 कितना बच जाएगा 38, ठीक है। अब ये देखिए 19 से 2 बार में कट गया, यानी x का मान आपको कितना मिल गया 2। अब देखिए x का मान तो 2 आ गया ना, इसको हम लोग समीकरण 1 में बैठा देंगे या 2 में बैठा देंगे तो y का मान निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो 5x है वहाँ बैठाते हैं, तो 5x है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 10 है। प्लस में क्या बचेगा 3y, अब बराबर कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर, देखिए 10 से हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 6, ठीक है। और बटा में आ जाएगा 3, तो इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी आपका y का मान कितना आ गया -2। ये आ गया y का मान और x का मान आ गया 2, यानी x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है -2। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा, उस सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान -2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। इसमें x a के बराबर है और y b के बराबर है। तो समीकरण दिया हुआ है x - y = 2, x + y = 4 का हल है। तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा, तो a और b का मान आपसे पूछा है, यानी x और y जो है वो a और b है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। आपको x और y जो है वो x a का काम कर रहा है, y b का काम कर रहा है, यानी a का मान निकालने का मतलब होगा x का मान निकालते हैं और b का मान निकालने का मतलब y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला इक्वेशन में दिया है कि दोनों को घटा के 2 आना चाहिए। तो देखिए दोनों को घटा के b नंबर में 5 से 2 को अगर हम लोग घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और 5 से अगर हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जोड़ के कितना आना चाहिए 4, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो अब हम लोग के पास ऑप्शन जो सी है वो आ जाएगा। देखिए 3 को 1 से घटा के 2 जो सही है, 3 को 1 से जोड़ के कितना आएगा 4, जो हम लोग को 4 भी लाना था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप डायरेक्ट इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, x - y = 2 और x + y बराबर कितना आ गया 4। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, y कट गया, x 2x आएगा और बराबर में कितना आएगा 4 और 2 6। तो 2 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो x का मान 3 आ गया, समीकरण 1 में बैठाएंगे x का मान, तो y का मान 1 आ जाएगा, y का मान कितना 1। तो हम लोग ऑप्शन सी तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये समीकरण 1 हो जाएगा, 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, y को बराबर कर लेते हैं। तो y को बराबर करने के लिए पहला वाला को हम लोग को 2 से क्या कर लेना होगा गुना। तो 2 से जब गुना करेंगे तो आएगा कितना 10x, 1 मिनट, तो आएगा कितना आपका 10x और प्लस 4y बराबर 32। और समीकरण 2 को कुछ नहीं करना है, बस उतार देना है, क्योंकि y क्या आ जाएगा बराबर, तो आ जाएगा ये है, ये वाला उतर जाएगा, तो बराबर में 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस में 4y कटेगा, यहाँ आ जाएगा 17x, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 34। तो हम लोग 17 से काटेंगे 34 को 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए 5x है तो 5 दूनी कितना हो गया 10 बराबर 2y बराबर कितना हो गया 16। हम लोग समीकरण 1 जो है ना उसमें वैल्यू बैठा दिए x का, तो घटने के बाद आ जाएगा 6 और 3, 2 से कटेगा तो आएगा कितना 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, x का मान 2 और y का मान 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है निम्नलिखित में कौन द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण का मतलब जिसका पावर 2 होना चाहिए, ठीक है।
देखिए इधर एक्स एक्स गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स एक्स गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। यहाँ भी एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर है लेकिन इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग का यही सही आंसर हो जाएगा। यानी दोनों तरफ अगर एक्स स्क्वायर होता तो कट जाता ना, इसीलिए हम लोग का आंसर बी सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आगे हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द्विघाती समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के शर्त क्या है। तो समान मूल कब होता है, जब d बराबर 0 हो, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में आपको विविक्त कर निकालना बोला है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें d का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग d बराबर फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए b का मान कितना है, माइनस का 5, तो इसका स्क्वायर, और a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया 4। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 25 और 4 चक्कर 16 घटा के 9, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द्विघाती समीकरण का विविक्तर इसमें भी ज्ञात करना। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस फार्मूला का 4, a का मान 3 है और c का मान 1/3 है, 3 3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -4, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया 0, यानी d का मान 0 आएगा, तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल क्या है, मूल। ठीक है, चलिए मूल निकालते हैं हम लोग। तो मूल निकालने का बहुत सारा तरीका हम लोग फैक्टर विधि से निकालेंगे, जैसा कि 3x लिखा हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर में है 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 है। ठीक है, बराबर में 0। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से गुना करते हैं तो बटा खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 से गुना करेंगे 6x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इस 9 को हम लोग 1 से गुना करके सोचना है, तो 9 को 1 से जब गुना करेंगे तो 9, तो अब बताइए गुना करके 9 और जोड़ के क्या आना चाहिए, जोड़ के 6 आना चाहिए। ऐसा 2 नंबर क्या होगा 3, 3 3 के 9 और 3 जोड़ 3 क्या होता है 6, तो 2 मूल क्या आ गया 3 और 3। ठीक है, अब देखिए 2 मूल क्या आ गया 3 और 3, तो हम लोग को जब 3 और 3 आएगा तो 3 और 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि अभी बताया कि गुना करने पर क्या होना चाहिए 9 और जोड़ने पर 6, तो ऐसा 2 नंबर क्या मिलेगा 3 और 3, 3 को गुना करेंगे 9 आएगा, जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब ऑप्शन में 3 3 नहीं मिलेगा क्योंकि ये बटा में जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है, तो ये सा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है यदि द्विघाती समीकरण इतना का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है ना। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, तो b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और फॉर्मूला का 4, a का जगह में k बैठेगा और c के जगह में 1 बैठेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान कितना आएगा, तो 4k और माइनस उधर चल जाएगा 16, तो हो गया आपका 4 4 16, तो k का मान 4 आएगा, तब k का मान 4 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द्विघाती समीकरण का मूल, इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जाके देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे ना, 10 को ऐसा 2 नंबर में लिखेंगे जो कि गुना करने पर क्या आना चाहिए 10 और घटाने पर 3 आना चाहिए, क्योंकि 10 का आगे घटा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग 2 नंबर में तोड़ देते हैं, वो 2 नंबर हो जाएगा क्या चीज़ 5x और प्लस में आ जाएगा 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 से 2 गया तो 3 आएगा, बड़ा का आगे माइनस है, यानी 3 का आगे माइनस है ना 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5, यानी यहाँ x बराबर आपका जो मान निकलने वाला है वो -2 और -5, क्योंकि बराबर का जब उधर जाएगा तो ये साइन बदल जाता है, इसीलिए हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है प्रथम पद a और सर्वंतर d ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का प्रथम पद तो 3 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 3, लेकिन d का मान निकालने के लिए हमको दूसरा पद पहला पद माइनस करना होगा। तो दूसरा पद 1 है, पहला पद 3 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2, यानी 3 और -2 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि इतना का कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं nवां पद शून्य है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं an बराबर 0। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a कितना है 21, उसके बाद होता है n माइनस का 1 और d का मान कितना हो गया 18 से 21 को हम लोग घटा लेते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद से, तो आ जाएगा -3, तो यहाँ बैठ जाएगा -3 बराबर
0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा कितना, 21। अब -3 को n से गुना करेंगे तो -3n, अब -3 को 1 से गुना करेंगे तो +3 बराबर में 0। 21 और 3 जोड़ के 24 आया, और 24 3 से कटेगा, कई बार में 24 3 से कटेगा, 8 बार में, यानी हम लोग का 8वां होगा, 8वां पद। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8वां पद, ठीक है। ये 8 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 8 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23 नंबर को, ठीक है। 23 नंबर में लिखा है कि AP के साथ AP 7 13 19 डॉट 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 205 में कितने पद हैं, यानी आपको n का मान निकालना है। तो ये 205 आखिरी पद है, तो हम लोग लिख सकते हैं n बराबर दिया है 205। अब an का फॉर्मूला होता है a, और a का काम करेगा 7, a का काम क्या करेगा 7, ठीक है। प्लस होता है n माइनस का 1, और d का काम क्या करेगा 13 - 7, हम लोग निकाल लेते हैं। 13 - 7 बराबर 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे बराबर 205, कितना आएगा 205। इसको सॉल्व करेंगे, 7 6 को गुना करेंगे n से, 6n माइनस 6 बराबर 205। अब देखिए 6n बराबर 205, और इधर 7 और 6 को गुना सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 आएगा, 1 इधर जाएगा तो घट के आएगा 204, कितना आएगा 204। अब 6 को 204 से डिवाइड करना, तो 6 से 204 कटेगा कितना बार में, 6 × 18 6 × 24, यानी 34 बार में। तो n का मान कितना आ गया 34। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 23, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। तो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक का योग आपसे पूछा है, तो 6 से विभाज्य हम लोग का जो नंबर है वो 6 होगा। उसके बाद क्या होगा 12 18, इस तरह करके आपका जाएगा डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा 40 पदों तक जाएगा, ठीक है। 40 पदों तक, ठीक है, 40 पदों तक जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब योग निकालना होता है, n का मान कितना आ जाएगा 40। तो हम लोग निकाल लेंगे s 40 का मान, ठीक है। s 40 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 40/2। उसके बाद क्या होता है 2a, a का मान 6 है, प्रथम पद 6 होता है, प्लस n -1, यानी 40 - 1 कितना हो जाएगा 39, गुना में क्या होगा d कितना आएगा, 12 से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 40 को काटेंगे तो कितना होगा 20, ठीक है। अब यहाँ 6 दूनी कितना हो गया 12, प्लस हम लोग 39 को 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 6 × 18 और 5 23। अब यहाँ पर है 20, गुना हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ के आएगा 2 4 6। अब इसको 20 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 0, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो 4 9 2 0, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है सभी, उसके बाद लिखा है खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसा त्रिभुज होगा जो सब हमेशा क्या होगा समरूप होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ है, और क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि DE समांतर है BC के, मतलब आपको ये चित्र देखना है त्रिभुज जो है, और यहाँ BD का मान दिया हुआ है 7.2 और AE का मान दिया 1.8 और EC का मान दिया है 5.4, AD का मान पूछा, ठीक है। तो हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे, और फॉर्मूला थेल्स थ्योरम का होता है AD बटा में हो जाएगा DB, AD बटा में हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा AE, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं इसीलिए थेल्स थ्योरम लगेगा, और EC, ठीक है, EC। तो देखिए AD, आपको AD पूछा है तो AD हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। और DB, तो DB का मान कितना दिया है 7.2 बराबर AE का मान दिया है 1.8 बटा EC का मान दिया है 5.4, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कटेगा, यानी पहले तो हम लोग पॉइंट से पॉइंट को उड़ा देंगे। 18 कम 18, 18 तिया 54, ठीक है, 3 से कट गया। अब देखिए 3 से हम लोग 72 को भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6 पॉइंट 3 4 12, ये 4 है, ठीक है, 3 4 12। इसका मतलब AD का मान जो है वो आ जाएगा 2.4,
ठीक है। 2.4 सेंटीमीटर किसका मान आएगा, AD का 2.4 सेंटीमीटर। हम लोग इस तरह सॉल्व करना है। तो अब देखिए 2.4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2.4 सेंटीमीटर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज की दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के योग के बराबर, दो कोणों के क्रमशः बराबर हो। क्या बोला है, एक त्रिभुज का दो कोण और एक दूसरा त्रिभुज है उसका भी दो कोण के बराबर है, यानी दो कोण दो त्रिभुज के आपस में बराबर हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये दो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं तो इसका कोण ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और मान लेते हैं ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जानते हैं, एंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में लिखा है निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमता की कसौटी नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि एंगल जो होता है वो सर्वसमता कसौटी नहीं होता है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंगल से सर्वसमता कसौटी नहीं होता है, सर्वसमता नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 29 को, जिसमें लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है। तो दो समरूप त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे, ये त्रिभुज निश्चित रूप से सर्वागसम होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कौन सी समकोण है, कौन सी भी क्या है, समकोण है। चलिए तो हम लोग एक समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये हम लोग का हो गया ये, और ये दोनों भुजा बराबर होता है किसमें, समद्विबाहु में, और ये कौन सी समकोण है, यानी ए यहाँ हो जाएगा और बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ABC बन गया, सी समकोण है। तो बोला कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसमें देखिए AB जो है ना, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। हम लोग का समकोण त्रिभुज है तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AC और BC आपस में बराबर है, ये BC है। ठीक है, BC बराबर, तो BC की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC। तो यहाँ कितना AC आ जाएगा, 2AC आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर किस ऑप्शन में है, AB स्क्वायर बराबर 2AC ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 31 नंबर को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है ABC में अगर AB 7 सेमी है, AC 25 है और BC 24 है तो कौन B का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें देखिए जो AC है ना, ये सबसे बड़ा है, तो हम लोग को इस केस में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। AB और इसको मान लेते हैं C, सबसे बड़ा कितना है, 25। उसके बाद आपको किसी एक को 24, किसी एक को 7 देना है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है AC का जो स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 625। तो देखिए दो भुजा है, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो पक्का ये समकोण त्रिभुज होगा। यानी कोण B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग का कोण B ही पूछा था, तो कोण B हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है तो इसका जो स्पर्श रेखा रहेगा ये कितने बिंदुओं पर एक दूसरे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद तो नहीं करती है, ये स्पर्श करती है। तो बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा हुआ है एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है और P की दूरी केंद्र से 17 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए क्या बोला है इसमें बोला गया है कि एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के सेंटर से दूरी और इस त्रिज्या, और ये हो गया हम लोग का स्पर्श रेखा, तो ये दूरी हो गया सेंटर से 17, ये हो गया 15, त्रिज्या पूछा है तो मान लेते हैं ये O है, और ये P स्पर्श रेखा के लिए P से P की केंद्र से दूरी, यानी ये हो गया P और इसको मान लेते हैं Q। तो आपसे R पूछा है यानी OQ, तो R का मान निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, और 17 का स्क्वायर हम लोग को करना होगा 289, और आपको माइनस करना होगा 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो आएगा कितना,
तो 9 से गया 5 तो 4, 8 से गया 2 तो कितना हो जाएगा 6, यानी 64। और 64 का हम लोग का स्क्वायर कितना निकलेगा, 64 का वर्गमूल 8, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें लिखा हुआ है यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि इसमें दो स्पर्श रेखाएं हैं कि इसमें जो पी ओ क्यू है वो 110 हो, तो पी टी क्यू क्या है, देखिए ये स्पर्श रेखा दो को बोला, मान लेते हैं ये एक वृत्त है और इस तरह से ये स्पर्श रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम लोग का बाहर का एक पॉइंट टी ले लेते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं पी और इधर आ गया मान लिया जाए क्या क्यू है ना। अब केंद्र इसका ओ है, केंद्र क्या है ओ है। ठीक है, ये केंद्र है ओ। ठीक है, तो इसमें बोला है पी ओ क्यू ये वाला कोण 110 डिग्री का है। ठीक है, तो आपसे पूछा है पी टी क्यू। ठीक है, तो पी टी क्यू मतलब ये कौन पूछा है, तो हम लोग को पूछा है आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 110 है तो ये पक्का कितना होगा 70 डिग्री। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, यानी स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है 120 डिग्री केंद्र कोण और 7 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान बैठाएंगे, थीटा का मान कितना है 120/360, पाई का मान कितना है होता है 22/7, आर कितना है 7, तो 7 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है इसीलिए। 0 से 0 कटा, 12 तिया 36, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 154 कितना होता है 154 और नीचे कितना बचा 3। 22 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 154 और नीचे कितना बचा था 3, 154/3। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का 36 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर जिसका मान दिया है 22। तो हम लोग यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 22। तो 22 से 22 ये कट जाएगा एक बार में, तो आर का मान आ जाएगा 7/2। अब आपसे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर और बटा 4। यहाँ मान बैठाएंगे तो 22 बटा में आ जाएगा 7 और बटा में 4 पहले से था। आर कितना आ गया 7/2, कितना बार 2 बार, तो 7/2 2 बार हम लोग को लिखना था। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 7 से पहले तो 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से ये 22 कट गया कितना बार में 11 बार में, अब नहीं कटेगा यानी 77 आएगा और बटा में आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब 77 को हम लोग को 8 से क्या करना है भागा देना है। भागा देने पर क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, तो भागा देंगे कितना बार में, पहले 9 बार में, क्योंकि 8 9 72, तो बचा कितना 5। अब पॉइंट दे के 0 उतारेंगे यानी 50 बना, तो हम लोग फिर 8 के पारा में 50 तो आएगा नहीं, तो 8 6 48 यानी 9.6। अब देखिए 9.6 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा, पूरा भागा जाएगा तो 9.625 आपका आएगा। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए इसमें क्या लिखा है अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है अर्धवृत्त पर बना कोण। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है, जैसे कि मान लिया जाए एक अर्धवृत्त हम लोग बनाते हैं इस टाइप से, ये वृत्त हो गया। ठीक है, 20 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त पर जो हम लोग कोण बनाते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण, तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा इस टाइप से बनता है। देखिए ये हमेशा क्या होता है समकोण होता है। अगर इसको हम लोग अर्धवृत्त को बना के समझे तो इस टाइप से अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनेगा, जैसे कि मान लिया जाए ऐसे और ऐसे, तो अर्धवृत्त के द्वारा जो कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी समकोण। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण, क्योंकि अर्धवृत्त जो होता है ये एक तरह से व्यास होता है, व्यास पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 39 को देखेंगे, जिसमें लिखा है यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेमी है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले r त्रिज्या है तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 12 से घटा देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे किससे, 12 से। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, r का मान है 7 गुना 7 और माइनस का 12, 7 से 7 कटा, 22 को 7 से गुना करेंगे 154 और माइनस का 12। अब माइनस करने पर आएगा कितना 1 4 2 142, ठीक है। तो अब 142 का सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 142 किसमें है, बी में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 39 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 142 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को बनाते हैं। देखिए इसमें लिखा है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। मान बैठाएंगे, थीटा का कितना मान दिया है 60/360, पाई का मान 22/7 और देखिए साथ में पाई के पहले 2 था, हम लोग चलिए 2 को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आर का मान कितना दिया 21, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कटा। अब देखिए 6 से ये 36 कटेगा कितना बार में, 6 बार में, ठीक है। 7 से हम लोग काटेंगे 21 को कितना बार में, 3 बार में। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 6 कितना बार में, 2 बार में। ये 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 22, तो आपका बराबर में कितना बच गया 22 बच गया। तो ये 22 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो हम लोग का ये पूरा देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का ये सेट जो था ऑब्जेक्टिव वाला, इससे पहले और एक सेट हम लोगों ने देखा था, उसको सॉल्व किया था। तो आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ये हम लोग का 40 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव सेट है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 40 में 40 लाना है आपको तो ऑब्जेक्टिव का सारा सेट को आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब इसके बाद हम लोग और एक ऑफिशियल सेट जो आपके पास आपका है उसको हम लोग अभी बहुत जल्द ही उसको वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।